हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा AQ। ये वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस ASI क्लर्क अकाउंटेंट का जो एग्जाम दिसंबर 2021 में हुआ था उसके मैथ्स पोर्शन का सॉल्यूशन है। इस वीडियो में मैथ्स के सभी प्रश्नों को किस तरह से सरल वे में आसान वे में सॉल्व किया जा सकता है वो बताया गया है। क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें। क्वेश्चंस को ऑप्शंस के द्वारा मेंटल मैथ्स के द्वारा तेजी से सॉल्व किया जा सकता है। और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एग्जामिनर हमसे चाहता ही यही है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से अपनी मेंटल एबिलिटी से तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 14 टर्म्स इज 260, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज 250, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टू टर्म्स। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो है लंबा तरीका और एक है बहुत शॉर्ट तरीका। देखो लंबा तरीका पहले बता देता हूँ। अगर 14 टर्म्स का एवरेज ये है तो उनका टोटल क्या आएगा। अब ये किसके बराबर होगा, एवरेज ऑफ 12 टर्म्स। अगर एवरेज 12 टर्म्स का ये है तो टोटल ये होगा। और बाकी दो टर्म्स का मुझे निकालना है, मैंने वो ए और बी मान ली। ठीक है, तो अब मेरा ये कितना हो जाएगा, 14 इंटू 260 हो जाएगा 2600 और जाएगा 3640, राइट। और 12 इंटू 250 कितना होगा, 2500 और 500 3000 और प्लस ए प्लस बी। तो मेरा ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 640। अब वो कह रहा है एवरेज निकालना है, तो अगर ये सम ये है तो एवरेज क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, मतलब 320। अब देखो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का लंबा तरीका। एक और मैं बताता हूँ थोड़ा शॉर्ट तरीका। देखो अगर वो कह रहा है कि 14 टर्म्स 260 का, तो मतलब मेरी हर एक टर्म अगर मैं 260 मान रहा हूँ, तो अगर 12 टर्म्स मेरी 250 ही लेके आएंगे और 260 उन्हें लाना चाहिए था। तो जो ये मेरी दो टर्म्स ए और बी हैं ये कितना नहीं लेकर आई, हर एक इनमें से 10 नहीं लेकर आई। तो अगर हर एक 10 नहीं लेकर आई तो 12 टर्म्स जो है वो कितना नहीं लेकर आई, 120 नहीं लेके आई, मतलब 10 इंटू 12। और इनका खुद का कितना है भाई, इनका खुद का भी तो 260 था, तो 260 इंटू 2, एक ए का और एक बी का। ठीक है, तो अब ये मेरा टोटल आ गया। अगर मेरे को एवरेज अब निकालना है तो मेरा डायरेक्ट ये निकल जाएगा 120 प्लस, अगर मेरे को इसका ए प्लस बी बाई 2 निकालना है तो 120 प्लस 520, राइट, बाई 2। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 640/2, मतलब 320। तो अब देखो कितनी कैलकुलेशंस हम लोग बच गए। ठीक है, इसका हमने क्या निकाला कि ये जो दो टर्म्स टर्म्स थी मेरी, ये कितना होंगी कि जितना ये कम लेकर आए, ये 12 टर्म्स 10 का डेफिसिट रहा ना इनका, 260 लाना चाहिए था, 250 लेकर आए, तो 10 का जो डेफिसिट रहा वो हमने इनमें जोड़ लिया। और 260 इन दोनों का अपना खुद का, 260 260। ठीक है, तो वो इनका टोटल होना चाहिए। तो ये 120 प्लस 520/2 आ गया, आंसर 320 आ गया। तो ये ओरली भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 168 सेंटीमीटर है। देखो वैसे तो हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई जिसकी तीनों साइड जो है बराबर होती हैं, सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये होता है। और इसका हमें फॉर्मूला भी पता है एरिया का कि √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ये सबको पता है और सबको हर कोई कर लेंगे। मेन बात ये होगी कौन इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम में करता है। ठीक है, देखो एक तो इसका तरीका ये होगा कि √3/4 साइड स्क्वायर से करूंगा और ये मैं 168 ले लूंगा और ये मैं 168 ले लूंगा। ठीक है, और भाई टू, इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काट दो, तो 84 इंटू 84 कर लो। ठीक है, तो वैसे भी हो जाएगा कि ये जो है 84 84 क्या दे देगा भाई, यूनिट डिजिट में तुम्हारा 6 आ रहा होगा और यूनिट डिजिट में 6 तुम्हारा सिर्फ इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन होगा। ठीक है, और चाहे तुम करके देख भी लो।
और वैसे भी 84 के स्क्वायर्स तुम्हें याद होने चाहिए, तो वो होगा 7056। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि हमें एक वैल्यू इसकी हमेशा ये पता होना चाहिए कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, उसका एरिया क्या होता है, रूट थ्री। अब तुमने ये ले आए तुम 168, तो मतलब मैं उसकी साइड में कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं 84 मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब मैं साइड में 84 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा एरिया में क्या मल्टीप्लाई होगा, एरिया में मेरा मल्टीप्लाई होगा 84 का स्क्वायर। और 84 का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो मेरा ये 7056 होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एक साइड में तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 3 कर रहे हो, या n कर रहे हो, तो उसका एरिया में उसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि वो n स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ किया, 84 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा। तो अब इसका फायदा ये रहता कि तुम्हें लिखने की भी ये जरूरत नहीं पड़ती, आप इसको ओरली कर सकते थे। आप ये देखते कि 2 का अगर रूट 3 होता है, तो 2 में मैंने कितना करा, 84, भाई मल्टीप्लाई करूंगा, और 84 का यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो 4 16, तो यही आंसर होगा। तो आप विद इन सेकेंड इसको कर। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द कंपनीज टुगेदर फॉर ऑल द 5 years। अब देखिए, इसमें 2001 में कितना हो जाएगा, मतलब टोटल ये कितनी प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो पहले टोटल निकाल लेंगे। ये हो गई 156, ये कितना हो गया, 64 42, हो गया 162, और ये कितना हो गया, 102 108 168, हो गया 168, और ये कितना हो गया 174, और ये कितना हो गया 180। और इनको जब आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 840 डिवाइड बाय 5। 5 कंपनीज हैं, 168 तुम्हारा एवरेज हो जाएगा। तो 168 विल बी योर आंसर। अब इसी तरीके से ये सवाल है। अब देखिए, इसमें वो बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द 3 कंपनीज ड्यूरिंग द ईयर 2003। अब इस क्वेश्चन की देखो ब्यूटी क्या है। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि आपको यूनिट डिजिट जो है सब अलग अलग दे रखी हैं। तो अगर आपको इनका सम निकालना है, तो अगर आप इनको वैसे भी ना ऐड करो, आप एक सेकंड में विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आंसर मार्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 66 56 46 है। अब यहाँ 3 6 आ रहे हैं, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो लास्ट में मतलब 8 आना जरूरी है, राइट। और 8 वाला यही मेरा ऑप्शन है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कंफर्मेशन के लिए यू कैन ऐड दम, और जब ऐड करोगे तो भी ये 168 ही आएगा। अब ये 3 डिजिट्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकती थी। अगर ये 8 to 9 होती और लास्ट में यहाँ पर यूनिट डिजिट अलग अलग होता, तो हम क्विकली जो है मार्क कर सकते थे। ठीक है, सो इट्स 1 सेकेंड। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 34 टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज गिवन द फर्स्ट टर्म 1 to 4 8, लास्ट टर्म। हमको क्या निकालना है, S34 निकालना है। उसने फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 to 4 8, उसने लास्ट टर्म मींस A34, या फिर लास्ट ले लो 1413 दे रखा है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a+n। अब अगर आपको ये चीज पता है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, इसको 34/2 लिखोगे, 1428 + 1413 लिखोगे, ये 17 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करने की पूरा जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप अपना काम बहुत बढ़ा रहे हो। इसको करने का आसान तरीका सिंपली ये है, आप यूनिट डिजिट देखो। इन सबकी यूनिट डिजिट हमको अलग अलग दिख रही है। आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करने पर मेरी लास्ट डिजिट क्या आएगी। फॉर एग्जाम्पल, 8 और 3 11। अब लास्ट में जब मेरे 1 आ रहा है और उसको मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इसकी यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट जो है वो 7 ही आ रहा होगा। तो इसलिए ये आंसर इसका होगा ही होगा। ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है। अब देखिए, वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ 3 numbers is 24:25:26 and their sum is 2700, find the second number of all the 3 numbers।
अब ये नंबर्स किस टाइप के होंगे? 24 के, है ना, 25 के और 26 के। इनका सम 2700 दे रखा है, तो वैसे इनका सम कितना आएगा? 75 के। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2700। और वो आपसे पूछ रहा है सेकेंड नंबर की, मतलब वो आपसे 25 के पूछ रहा है, राइट। तो ये 25 कब बनेगा? जब इसको डिवाइड बाय क्या करोगे? 3 करोगे। तो इधर डिवाइड बाय 3 कर रहे हो तो इधर भी डिवाइड बाय 3 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 900। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 2 years what will be the compound interest at the rate of 10% per annum on an amount of rupees 7100। तो इसका जो है, आपको एग्जैक्ट एक बात पता होनी होनी चाहिए, कुछ परसेंटेज रिजल्ट्स डायरेक्टली डिफाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 10% का क्या होता है? रिजल्टेंट जो होता है 2 साल के लिए 21%। कंपाउंड में, भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो 20% हो जाएगा, कंपाउंड में क्या हो जाएगा? 21%। ठीक है। और जैसे 20% का हो गया तो वो क्या हो जाएगा? 44%। ठीक है। 30% का निकाल लिया तो वो क्या हो जाएगा? 69%। राइट। तो ये एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वैसे आपका 10% पे मतलब 21% ब्याज लगता है, तो इस पे 21% लगेगा ब्याज। तो 21% लगेगा तो 7100 पे 21% अगर मैं लगाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? 71 × 21। तो मेरा आंसर के यूनिट डिजिट में 1 आना चाहिए, मैं वैसे भी मार्क कर सकता हूँ। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करके देख लो कि 71 और 21 कितना दे देगा भाई? 7 2 14, 1400, और 70 और 20 90, 91, 1 और 1 91, 1491। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट निकालने का एक तरीका बताता हूँ। देखो इस रिजल्टेंट को निकालने का एक तेज तरीका ये है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट दे रखा हो और 2 साल के लिए वो पूछ रहा हो, और आपको 2 साल के लिए रिजल्टेंट इंटरेस्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल 10% ही था, अगर वो R% है तो वो क्या होगा? 2R.R²। ये डेसिमल है, तो तुम्हें डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 प्लेसेस डेसिमल है, तो यहाँ पे 2 वैल्यूज रखनी है। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे थर्ड वैल्यू आएगी वो इसमें जाके ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये 10% है, तो 10% का 2R कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। अब डॉट में क्या आएगा? इसका स्क्वायर 100। तो अब ये 100 हो रहा है, तो 100 का मैं 1 इधर ले आऊंगा और 0 0 यहाँ रहने दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा 21%। इसी तरह से अगर मेरा 20% हो गया, ठीक है, आर मेरा 20% है, तो मैं 2R करूंगा 40 और डॉट R² मतलब R² मतलब कितना? 400। तो 4 मेरा इधर चला जाएगा, 0 इधर इधर जाएगा, तो 44%। तो ये इफेक्टिव रेट निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। अब 5% देख लो, 5% कैसे निकालोगे भाई? 5 2 10, ठीक है, और 5 5 5 25, तो ये आ जाएगा 10.25। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा 5% का, वो मेरे को नेट क्या देगा? 10.25%। ठीक है। तो वेरी इजी, इसका आंसर 1491 हो जाएगा। ओके। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 70 days, और ये बी है, बी। ठीक है। बी जो है वो 75% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो बी कितने दिन लेगा काम को खत्म करने में? देखो ए जो है किसी काम को 70 दिनों में करता है। अब बी की एफिशिएंसी 75% ज्यादा है ए से, मतलब अगर ए जो है वो 4 है, ठीक है, तो बी मेरा कितना हो जाएगा? 7। राइट। तो अगर ये एफिशिएंसी है, ये इतने यूनिट है, मतलब ये एक दिन में मतलब इतना काम करेगा, तो एक दिन में ए कितना काम कर रहा है? 4। तो मेरा वो टोटल काम कितना कर रहा होगा? 7 × 4 280। ठीक है। अब वो बी की एफिशिएंसी उसने दे रखी है क्या, कि वो भाई 75% ज्यादा है, तो 75% ऐसी तो होगा भाई। मेरा ये ऐसे होता है ना 3/4। तो ए मेरा अगर ये हो गया, सॉरी ए मेरा अगर ये हो गया, तो बी मेरा ये होगा +3, मतलब 4 + 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये 7 यूनिट काम करेगा। अभी कितने दिन में करेगा? 280/4, 40 डेज में करेगा। राइट। ये आंसर हो। अब देखो बोल रहा है कि एवरेज ऑफ 6 टर्म्स जो है वो 185 है, और फर्स्ट टर्म को कह रहा है कि वो 1/5 है रिमेनिंग टर्म्स की।
तो अगर फर्स्ट टर्म 1/5 है रिमेनिंग टर्म्स के, तो रिमेनिंग टर्म्स जो होंगी वो 5 टाइम्स होंगी फर्स्ट टर्म के, है ना। और वो एवरेज ऑफ 6 टर्म्स उसने दे रखा है। तो अगर एवरेज 6 टर्म्स का ही है तो टोटल कितना होगा, 185 × 6 होगा 6 टर्म्स का। तो इसमें फर्स्ट टर्म आ रही होगी और ये रिमेनिंग टर्म्स आ रही होंगी। तो अब मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, अपनी फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा भाई। 6a की वैल्यू 185 × 6 है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, 185। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि इन्वेस्ट 5200 and 6200 respectively in a business. If X doubles his capital after 6 months, then what should you, by what should you, in what ratio should X and Y divide that year principal, मतलब किस रेशो में डिवाइड करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो 5200 और 6200 जो है ये बिजनेस में हो रहे हैं, तो 5200 को मैं ऐसे देखूंगा और कि वो भाई 6 महीने के लिए उसने ऐसे करा, उसके बाद 10400 6 महीने के लिए ऐसे करा, और 6200 ने पूरे 12 महीने के लिए ऐसे करा। अब देखो इसको ऐसे करना नहीं है वैसे आपको, पर मैं बता रहा हूँ कि जब तक लॉन्ग मेथड नहीं पता चलेगा शॉर्ट का कुछ मजा नहीं आएगा। आप ये देखो, अब आप इसको कैसे करोगे, आप 6 कॉमन ले लोगे, है ना, 5200 ले लोगे और 10400 ले लोगे, और यहाँ पर 6200 × 12 ले लोगे, राइट। तो फिर इसको काटोगे, है ना, और ये तुम्हारा कितना आएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 00651, है ना, और ये हो जाएगा 6200 × 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 39:31। तो ऐसे आया ये। अब देखो इसको शॉर्ट करने का तरीका ये है कि जब वो आपको बोल रहा है कि 6 महीने बाद उसने जो है डबल कर लिया, ठीक है, तो तुम पूरे साल को 2 यूनिट मान लो, क्योंकि जब बाद में भी वो 2 ही होना है तो उसको पहले ही 2 मान लो। तो इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते कि 5200 एक यूनिट के लिए इतना रहा, और उसके बाद ये 10400 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा, 6200, राइट। फिर हम डायरेक्टली इसको ऐड करते, 15600 डिवाइड बाय 62, डिवाइड बाय कितना, 6200 × 2, तो तब हम करते। मतलब यहाँ पर ये मंथ्स लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, बिना इसके ही आप इसको 1 यूनिट मान करके और 2 यूनिट मान के कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 39:31। देखो ये सवाल भी कोई ज्यादा टफ नहीं है, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ ब्रेड जो है वो जैम से कितना ज्यादा है, 25 रुपए ज्यादा है, और इन दोनों की मिला करके ज्यादा है, 75.5 ज्यादा है। तो अब सिंपली तुम्हें प्राइस ऑफ ब्रेड निकालनी है, तो दोनों को ऐड कर देना। और जब तुम ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 100.5 आ जाएगा, और 100.5 आ जाएगा और ये 2 भी आ जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, 50.25। आंसर तो ओरली निकल रहा है, एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 270 days, X works at it for 55 days, Y finishes the remaining 215 days, how many days X and Y complete। तो इजी क्वेश्चन है भाई। X जो है किसी काम को 270 दिन में करता है, मैंने कह दिया कि मान लो उसका काम जो है 270 ही था, तो वो हर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, ठीक है। अब X ने जो है 55 दिन काम किया, तो 55 दिन में वो कितना काम कर लेगा, माइनस यहाँ 55 कर दो, तो 55 दिन में 55 दिन काम किया, अगर एक दिन में 1 यूनिट काम किया तो 55 यूनिट काम किया। अब कितना काम बचा, वाई फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, अब कितना काम बचा तुम्हारे पास, 215 ही बचा। और वो बोल रहा है कि 215 दिनों में कराया वाई ने, तो वाई को 215 काम करने में 215 दिन लग गए। इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी है भाई 1। अब दोनों इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो उनकी एफिशिएंसी हो गई 2। तो टोटल काम कितना हो गया, 270, एफिशिएंसी हो गई 2, तो ये कितना हो गया, 135। तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हुज साइड इज 68 सेंटीमीटर। तो क्यूब मेरा इस तरीके का रहता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है, ये सारे स्क्वायर हैं, ठीक है। अगर एक स्क्वायर ये है तो ये साइड स्क्वायर ये हो जाएगा, ये साइड स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह के 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या आएगा भाई,
ये चार ये आएंगे, चार फेसेस आएंगे, ठीक है। एक तो चार फेसेस आएंगे तो ये फोर साइड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फोर साइड स्क्वायर हो जाएगा तो अब इसको मैं करूंगा 4 इंटू 68 इंटू 68। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दिख रहा है यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 8 8 जा 64 और 4 4 जा 16, तो मतलब यूनिट डिजिट में मेरा 6 क्या आ रहा होगा। तो आंसर मेरा 6 से एंड हो रहा होगा और वो एक ही ऑप्शन है और वो है ये, ठीक है। लेकिन इसको करने का एक तरीका और है। जैसे यहाँ पर 4 आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो कुछ इस तरीके का होगा जो 4 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो इसमें हम लोग 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे कि किसमें कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। और 4 से डिविजिबल कोई भी नंबर जो होता है उसकी लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 1248, तो क्या ये 4 से डिविजिबल है? अगर मुझे ये पता करना है तो मैं बस लास्ट की 2 डिजिट्स देखूंगा। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो है, अगर वो नहीं है, मान लो 1243 होता, तो ये नहीं है 4 से डिविजिबल, राइट। तो इसमें जो है सिर्फ ये ऐसा नंबर है जिसकी लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, इसलिए ये आंसर होना ही होना था। ओके। अब देखिए, अगर बशीर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1485 पेन्स फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 4500 पेन, तो कितने पेन बचे? अब उसने 4500 में से 1485 जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 15 और एक 3000, 3015 बचे। 3015 जो है वो कितना है 4500 का, सिर्फ आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27, 67%, 67%, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि द सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 30% पर एनम विच विल अमाउंट टू इतना इन 2 साल। तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें प्रिंसिपल निकालना है और उसने तुम्हें दे रखी है फाइनली वैल्यू, मतलब उसने तुम्हें अमाउंट दे रखा है 3887 का। तो देखो मैंने बताया था कि जो हम 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो हम ऐसे करते हैं 2r.r²। तो अगर ये 30% है तो क्या हो जाएगा 60, और ये 900 तो 69%। इक्विवेलेंट मेरा 2 साल का ये हो गया। मतलब अगर 100 रुपए मेरा प्रिंसिपल रहा तो मेरा 169 क्या हो गया? ये मेरा अमाउंट हो गया, मुझे इतनी वैल्यू मिली। अब वो बोल रहा है अमाउंट मुझे इतना मिला। तो तुम्हारा 169 अगर 3887 को कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो तुम्हारा 100 जो है वो जिसको कोरस्पॉन्ड करेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब मैं ये कैसे मतलब ऑप्शन से डिटरमाइन करूं? मुझे इसको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखो मेरा ये जो है यहाँ पर मैं कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे ऑप्शन में ये 2300 दिख रहा है कि अगर मैं इसको 23 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लास्ट में मेरा 3 आ रहा है, तो ये मेरा 7 यहाँ पर दे देगा। तो हम इसको करने की भी कोशिश करते हैं कि अगर आप 169 इंटू 23 करोगे तो क्या ये यही दे रहा है, ठीक है। तो ये यही दे रहा है। तो हमने कह दिया कि हाँ यार 23 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 23 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या दे देगा 2300। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखो इसमें वो बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 5 to 23 थ्रू 5 to 27 इज डिवाइडेड बाय 5। तो 5 consecutive नंबर है कौन से? 5 2 2 3, 5 2 2 4, 5 2 2 5, 5 2 2 6 और 5 2 2 7, ये है। तो इसमें हमें ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कि इनको ऐड करके देख रहे हैं हम लोग और फिर डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दैट विल बी ए ब्लंडर मिस्टेक, ठीक है। तो सम ऑफ 5 consecutive नेचुरल नंबर्स, ये भाई एपी है। ये क्या है? एपी है। तो इसको कैसे लिखोगे? इसका सम कैसे निकलता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी n/2 और a प्लस एल, राइट। और इसको 5 से डिवाइड करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है, राइट। अब देखो ये जो है मेरा किस टाइप का होगा? यहाँ पे मेरा लास्ट में 0 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है? 4 बन रहा है, मतलब ये मेरी लास्ट डिजिट्स बन रही हैं।
तो यहाँ पे कोई नंबर होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो अब ये जो मेरा नंबर है, ये 2 इसको काट रहा होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, और 5 से 5 मेरा कट ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा इसको काट रहा है, तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है, जीरो। रिमाइंडर कुछ बच ही नहीं रहा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करने जाओगे फिर 5 से डिवाइड करोगे, दैट विल बी अ ब्लंडर, वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिंपली इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला लगाइए, एन बाई टू ए प्लस एल, एंड उससे ही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो वो कह रहा है कि हेमंत ने सक्सेसफुल डिस्काउंट दिया 40% का और फिर 10% का फूड बिल ऑफ 4750 पे। तो व्हाट इज द अमाउंट पेड। अब देखो जब भी डिस्काउंट वाला सवाल आएगा कि दो डिस्काउंट दिए, एक बार A% का दिया, एक बार B% का दिया, तो हमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना पड़ता है। मतलब वैसे कितना डिस्काउंट पड़ा, नहीं तो अलग अलग निकालो, वो लंबा प्रोसेस पड़ जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है, कितना परसेंट मिला। अब जैसे ये 40 है और ये 10 है, तो 50 माइनस 4 कितना, 46%। तो इतना मेरे को एग्जैक्ट डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो अगर मेरे को इतने का डिस्काउंट पड़ा, तो मतलब मैंने प्रिंसिपल का कितना दिया, 54% मैंने पे करा। इसका मतलब जो मैंने अमाउंट पे करा वो मैंने 4750 का 54% पे करा। तो मैं इसका 54% निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये निकाल लो, और ये हो जाएगा 190, हो जाएगा 2565। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आमिर इज ट्वाइस अ गुड वर्कमैन एज ब्रेंडन। दोनों मिलकर 42 दिन में करते हैं, तो आमिर की कितने। तो अगर मैं ब्रेंडन की एफिशिएंसी को ओरली करूँ, इसको 1 मान रहा हूँ, तो आमिर की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी। मतलब दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई। दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, तो 42 दिन में। तो ये टोटल काम हो गया, इतना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आमिर अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो डिवाइड बाय आमिर कितने दिन में करता है, एक दिन में। तो 21 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 63। 63 मेरा आंसर हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 3 years व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 42,000 एट द रेट ऑफ। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि 42,000 प्रिंसिपल पे क्या होगा। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन जो ये है कि आप 10% पे के रेट का इक्विवेलेंट रेट निकाल लो 3 साल में। देखो 2 साल का तो हमें पता है क्या होता है, 21%। तो इसी तरह 3 साल का भी आपको पता होना चाहिए कि 33.1% होता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 1000 है, ठीक है, तो पहले साल में क्या हो जाएगा मेरा, 1100। ठीक है, उसके एक साल बाद 1210 हो जाएगा, उसके साल बाद 1331 हो जाएगा। तो ये इस तरह से होता है कि 1000 का 1331 हो गया। तो ठीक उसी तरह से मेरा 42,000 का क्या हो जाएगा। भाई अगर 1000 का मेरा 1331 है, ठीक है, 1000 का आप कह रहे हो 1331 है, तो 42,000 का क्या हो जाएगा। तो ये 42 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1331 इंटू 42 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखो, अब आप ये देखो कि ये 1331 इंटू 42 कितना आएगा। भाई ये भी तो कुछ आएगा। तो अब इसका क्या आएगा, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो मेरा 1331 आएगा, ये मेरा अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 55902। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि केएलएम ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो के ने जो है 8100 जो है वो 4 मंथ्स के लिए गिरा, तो इसमें से जीरो में हटा दूंगा। ठीक है, 47 टू मेक कैलकुलेशन इजियर, 4700 किया 5 मंथ्स के लिए, 8600 किया 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट इतना हुआ था, तो अब इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरा आ जाएगा 324, ये मेरा आ जाएगा कितना, 235, और ये मेरा आ जाएगा 258। और इन सब का अगर मैं सम करूंगा, 7, तो 817 आएगा इन सब का सम। ठीक है, तो वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट इतना है, तो 817 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 8120 को।
तो शेयर ऑफ एल क्या है, तो एल मेरा ये है, तो मेरा 235 किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 2350। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सैलरी जो है किसी आदमी की इतनी हो गई इतने से, तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ। तो देखो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे ये 15500 है, ठीक है, और इसमें मेरा यहाँ पर जो है ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा नंबर आ रहा होगा जिसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मेरा 5 बन रहा हो। तो यहाँ पर मुझे 70% एक ऐसा नंबर दिख रहा है कि अगर मैं 7 5 से 35 करूंगा, राइट, तो वो 35 मेरा यहाँ पर 5 देगा इस जगह। तो अगर आप 1550 और उसको 7 से करोगे, राइट, तो 7 5 35, 10850। तो तो आप 15500 को 1085 से, तो यहाँ पर मेरा 5 आ गया 7 करने से। तो हम इसको अज्यूम करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारा आंसर दे देगा। रादर देन हम इसको माइनस करें और फिर उससे डिवाइड करें, तो दिस विल बी मच बेटर। अब देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले तो यार इसमें 9 की डिविजिबिलिटी ही चेक कर लो, क्योंकि अगर 9 की डिविजिबिलिटी इसमें आ रही है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम देख लेते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, ये शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। मतलब जो भी मेरा 9 बनता जाए उसको हटाते जाओ। जैसे 6 और 3 मेरा 9 बना रहा है, तो मैंने हटा दिया। 4 5 6 7 8 9, ये मेरा तो मेरा कुछ बचा ही नहीं है। तो जब मेरा कुछ बचा ही नहीं है तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर मेरा क्या आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सैलरी ऑफ एबीसी, अगर इस रेशियो में अगर टोटल सैलरी इतनी है तो सी की बताओ। तो ये हो गया 17 और 5 22। तो अगर 22 की वैल्यू 2750 है, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कर लो, 2750 × 6/22। तो ये हो जाएगा कितना, 750। 750 आंसर। अब देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी रिड्यूस बाय 20 इज डिविजिबल बाय 2639208। अब डिविजिबल बाय इन तीनों का मतलब है हमें इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, इसके फैक्टर 13 × 3, और इसके कितने हो जाएंगे भाई, एक तो हो जाएगा 8, 26, सॉरी 16 × 13, ठीक है। तो अब 13 का कितनी पावर आ रही है, 1, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, और 3 की कितना, ये, तो ये मेरा एलसीएम आ गया। अब ये कितना आ रहा है, 24 × 13, है ना। 48 × 13, सॉरी। तो ये आ गया कितना, 624। तो अगर ये 624 ये आ रहा है एलसीएम, तो लोग, लेकिन वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी रिड्यूस्ड बाय 20। तो क्या चीज रिड्यूस करने पर 624 आएगा, 644। 644 को जब आप 20 रिड्यूस करोगे तभी तो 624 आएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 644। अब देखिए वो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन 18,000 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 and 5% ऑन द सेम अमाउंट। तो अगर आपका इसमें डिस्काउंट जो है 10% है, तो 5 और 5 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस प्लस दिस माइनस दिस इंटू दिस अपॉन 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 - 0.25, तो ये क्या आ गया, 9.75, है ना। तो मेरा कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, 0.25 का। तो ये वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट ही पता होना चाहिए कि अगर एक 10% है तो ये वाला जो है मेरा यही तो वो डिफरेंस डाल रहा है, तो 5 × 5/100, तो जो मल्टीप्लाई वाला होगा वही डिफरेंस होगा। तो 0.25% ऑफ इसका 18,000 का, तो 18,000 का 25% क्या हो जाएगा, 45,000। 0.25 क्या हो जाएगा, 45। तो आंसर क्या आ जाएगा, 45, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, वो दे रखा है एवरेज वेट 128 × 3 टोटल हो जाएगा। अब वो कह रहा है एवरेज वेट ऑफ एक्स और वाई,
तो एक्स और वाई का इतना है और एक्स वाई जेड का इतना है। तो एक्स प्लस 2y प्लस जेड का क्या हो जाएगा भाई? 123 इंटू 2 प्लस 133 इंटू 2, यही तो होगा। तो इसमें से दो कॉमन ले लो और 256, ये मेरा x प्लस 2y प्लस जेड हो जाएगा। तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरे y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 है ना, इंटू 256 माइनस 128 इंटू 3। तो अब ये क्या है, ये 128 इंटू 2 ही तो है, ठीक है। तो अब 128 तुम कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, 4 - 3, तो 128 ही क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ 33/34 एंड 34/35 क्या होगा। तो कभी भी जब हमें फ्रैक्शंस में एलसीएम निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है, मान लो ए अपॉन बी है और एक्स अपॉन वाई है, ठीक है। मुझे इनका निकालना है एलसीएम। तो मैं न्यूमरेटर का क्या लूंगा, न्यूमरेटर का तो मैं एलसीएम निकालूंगा, मतलब एलसीएम ऑफ ए एंड एक्स। और मैं डिनोमिनेटर का क्या निकालूंगा, एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ बी एंड वाई, ये तरीका होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे कह दे कि भाई इसका जो है, तुम मुझे बताओ कि इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे इस फ्रैक्शन का पूरे। तो मैं न्यूमरेटर का क्या निकालूंगा, एचसीएफ ऑफ ए और एक्स, और मैं डिनोमिनेटर का क्या निकालूंगा, एलसीएम ऑफ बी एंड वाई। तो अब देखो, जैसे 33/34 है ना, एंड 34/35, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो आप न्यूमरेटर का क्या निकालोगे, 33 और 34 का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे, और इसका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लोगे। तो 34 और 35 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, वो तो 1 ही हो जाएगा। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 33 × 34। भाई और तो कुछ बैठ ही नहीं रहे हमें कॉमन, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपली। अब देखो यूनिट डिजिट क्या दे रहा है मेरा, 2, तो 2 वाला आंसर होगा, वैसे आंसर ये होगा। फिर भी अगर आपको करना है तो आप वैसे करके देख लो कि भाई ये कितना हो जाएगा, 33 1069 3 12, ये 1112, ठीक है, 1112, ये आंसर आ जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुई होगी, काफ़ी जानकारी मिली होगी, और आपको ये भी पता चला होगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी कैलकुलेशन करी जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि उसको पूरा सॉल्व करा जाए। आप ऑप्शंस की मदद से भी कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, वो ट्रिक भी इसमें बताई गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की और भी क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए आगे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।